इसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है और संविधान के प्रति मेरी निष्ठा द्विगुणित हो रही है, क्योंकि ये एहसास हो रहा था कितने ही झूठ के पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। ने तिरंगा को माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3 अंक अशुभ होता है, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ है? जो हम 3 रेखाएं माथे पे लिखते हैं वो अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? ये मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ। वर्ष 1993 में अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या ये तिरंगे के खिलाफ नहीं है? तत्कालीन ने उस टाइम संविधान को बदलने की मांग की थी। धन्यवाद। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है। आरएसएस हमेशा महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है कि उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं। एक में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बयान में जाने अनजाने आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सारी कांग्रेस सरकारों को ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उनके मुताबिक संविधान की बदौलत एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसकी नींव सर 2 मिनट सर प्लीज। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ, मैं भारत का, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। अध्यक्ष महोदय, हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों से। एक सेकंड, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठहरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य की उपस्थापना करना चाहती हूँ। कोहिनूर का जनक हूँ मैं, लोकतंत्र की चमक हूँ मैं, देवभूमि का दर्शन हूँ, अर्पण और समर्पण हूँ मैं। हर धर्म का मैं प्रतिपादक हूँ, मैं प्रथम ग्रंथ संपादक हूँ। आयुर्वेद का चरक हूँ मैं, माँ शकुंतला का भरत हूँ मैं चक्र सुदर्शन धारक हूँ, मैं ही तो भारत हूँ, मैं ही तो भारत हूँ। Article 1 of the Constitution of India says, India, that is Bharat, shall be a union of states. Bharat, the name is full of sacred remembrances. Once we hear this name, once we pronounce this name, images and pictures of ancient glory, ancient tradition and ancient culture come to our mind. Vedas, Upanishads and Brahmanas have mentioned Bharat. Hyun Song, the Chinese traveler who came to India during the reign of King Harshvardhan, mentioned Bharat. Vishnu Puran and Brahma Puran mention Bharat. And we fought the battle against the Britishers under the leadership of Mahatma Gandhi with one slogan, Bharat Mata Ki Jai. And that slogan continues till date. The Constitution of India rightfully starts with Bharat,
drawing upon the rich heritage and history of this glorious and great land of ours. Honorable Speaker, sir, it is with immense pride that I stand before you today to talk about our Constitution. It's a testament to our nation's collective vision, ideals, and dreams. It is definitely not a static document. It is not a legal framework which is static by nature. It's a living document, the very soul of our democracy, encapsulating the aspirations of a free and diverse nation. Our Constitution, which I love to call our lighthouse, a beacon of stormy waters, is the outcome of tremendous effort of the leaders who were members of the Constituent Assembly, chaired by Dr. B.R. Ambedkar, whose name I take with a deep sense of reverence. It was the product of meticulous effort. Lot of work has gone into it, and the work spread over 2 years, 11 months, and 18 days. The process began on December 9, 1946, and the Constituent Assembly adopted the Constitution, as we know, on November 26, 1949. I bow down before all the framers of the Constitution. संविधान निर्माताओं के समक्ष हम सब आज नतमस्तक हैं. My esteemed colleagues have been talking about different features of the Indian Constitution. Please allow me to take you to a different arena altogether as far as our Constitution is concerned. It's a document which has guided the world's largest democracy of the world for full 75 years. My dear friends, there is a general conception, general feeling, general perception that it's a modern creation, that it's a product of the struggles and aspirations of 20th century. Nothing can be far from the truth. It is definitely not so very modern. Friends, the Indian Constitution is embedded into the ancient glory, the tradition, and the culture of our land. And that is why we are so very proud of our Constitution. There are so many things to talk about our Constitution. Due to paucity of time, it doesn't seem possible to talk. We will definitely continue to discuss. However, दो बातें आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी. I was deeply shocked today as a member of your family, and my esteemed colleagues will understand what I mean. आज हम सब ने आदरणीय राहुल जी को सुना, समाप्त कीजिए आप. लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी को सुना. दो बातें उन्होंने कही, बहुत सारी बातें कही, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन दो बातें उभर के आई. एक, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सेल्यूलर जेल में जो बहुत साल रहे और जिनके त्याग की वजह से हम सब महफूज हैं और आज इतने अच्छे सकारात्मक माहौल में बातचीत कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना की, उनकी निंदा की. वीर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी की निंदा की. नाम बुलाइए. और दूसरा मैं कह दूं, मनुस्मृति हमारे संविधान का विकल्प होगा, ऐसा उन्होंने कहा. धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद. मैं आप सबको माननीय सदस्य श्री मोहम्मद जावेद, एक पत्र दिखाना चाहती हूँ. मोहम्मद जावेद, एक पत्र दिखाना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया. मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं. लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे
साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताइए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे कहा लात सर। मारा? नमाज पढ़ते हुए दुनिया ने देखा, ताजुब है, आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ, हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और वही नहीं, हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ उनकी जमीनें, उनकी फॉरेस्ट छीनी जा रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस दिए गए उनके। सर हमारे 2011 के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से 12.2% मुसलमानों की आबादी है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 54 मिनिस्ट्रीज में 11,131 ऑफिसर्स में मुसलमान सिर्फ 171 है, जिसका परसेंट 1.6 है। यहाँ हमको जो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन अगर जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंटर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एक्टिविस्ट को इनको निकालना होगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा, पहले राइट्स हुआ करते थे, ये अब राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा, जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं जानते कि ये कब समझेंगे कि संविधान सबके लिए है। ये संविधान हम सबके लिए बराबर है। सबसे अफसोस की बात है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 15 में हमें अपने जगहों का हमें इजाजत दे देता है, हमें अपने जो इदारे हैं उसको चलाने का इजाजत देता है। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन लें। हमारी जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे पूर्वजों ने दान किया, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उसको वो छीनना चाहते हैं। और इनकी एजेंसीज बोलती है कि हम जहाँ चाहेंगे उसको वक्त मिल देंगे। आप जानते हैं सर, और मीटिंग अभी जेपीसी चल रहा है। आपको जान के ताजुब होगा कि यहाँ पे नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है उनको? क्या योगदान है उनका? सर यही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह होती है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। किशनगंज सर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जीडीपी $2600 है और 5% लोगों का अगर इनकम हटा देंगे तो हमारी जीडीपी है 1100 पर कैपिटा, सॉरी $1100, विच इज लोअर देन द सब सहारन डेजर्ट कंट्रीज। और वहां पे बिहार का लाया जाए तो $750 है। तो आप अंदाजा लगाइए। और उसमें भी सबसे पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज और सीमांचल है। पिछले 12 साल से मैं गुहार लगा रहा हूं। आदरणीय मंत्री एजुकेशन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, पूछिए उनसे कितना दर्जनों बार हमने गुहार लगाई। जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया, आप उसमें अभी तक क्यों फंड नहीं दे रहे? धन्यवाद जी। क्यों कहते हैं कि हमारा अभिजीत गंगोपाध्याय जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मजदूरी करें? सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय जी, चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? आप समाप्त कीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के ग्रोथ में हमारा? अभिजीत गंगोपाध्याय जी। Honorable Speaker,
आखिर में मैं I have सर, decided- आखिर में एक लाइन बोल के आपसे I इजाजत have लूंगा। decided सर, to talk सर in my एक mother लाइन tongue. बोलना